चलिए इसको प्रॉपर्टीज तो कल हो गई थी अपनी कंजर्वेटिव सर नॉन यहाँ पे सर कंजर्वेटिव। एक भी वर्क डन नहीं होगा सर, क्या कह रहे हो इसमें? जीरो वर्क डन होगा। यहाँ पे नहीं होगा, क्या रीजन है इसमें? सर पहली बात तो जो एफ है सर वो सर जो फोर्स है वो सर जो कंजर्वेटिव है सर। दूसरी बात इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे अपनी जो बॉडी आ रही है सर, इसलिए कोई वर्क डन नहीं होगा सर। सर डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, फोर्स कंजर्वेटिव है। ठीक। ठीक, कल यार लास्ट पॉइंट एक डिस्कस कर रहे थे कि जीरो डिस्प्लेसमेंट पर जीरो वर्क डन, मतलब पहले ये चेक करा जाए कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, ये चेक करो आप जरा। मेथड बताया गया था ना कल, कैसे होगा बताना। तो क्या आएगा, फोर्स फोर्स की फोर्स की एक्स कंपोनेंट को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें अगर, मतलब यहाँ पर वाई है, इसको वाई के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 1, और जो फोर्स का वाई वाला कंपोनेंट यानी कि एक्स है उसको डिफरेंशिएट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में, वो भी 1 आ रहा है। मतलब यहाँ पर एफ एक्स का कंपोनेंट वाई के रिस्पेक्ट में और एफ वाई का कंपोनेंट एक्स के रिस्पेक्ट में, ये दोनों यहाँ पर बराबर आ रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो प्रॉपर्टी बताई गई थी। और कंजर्वेटिव फोर्सेस की अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप क्लोज पाथ पे चलते हो तो टोटल वर्क डन की वैल्यू 0 आएगी, कैसा भी क्लोज पाथ हो, रेगुलर क्लोज पाथ या इरेगुलर क्लोज पाथ हो। तो ये एक क्लोज पाथ दिया गया आपको, ए से बी जाना है, बी टू सी जाना है और सी टू वापस ए आना है, तो डायरेक्टली इसका आंसर 0 कह दीजिए। द टोटल वर्क डन विल बी 0 बिकॉज इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज वर्क फॉर एनी क्लोज पाथ विल बी 0 वैल्यू। कनेक्ट करवा जहां से कल खत्म किया वहीं से स्टार्ट किया। चलिए इस केस में मान लो अगर ऐसा होता है कि नहीं हमें सिर्फ बी टू सी कितना वर्क है ये बताइए, टोटल तो 0 आएगा, ए से बी, बी टू सी और सी टू ए मिलाएंगे तो टोटल वैल्यू 0 आएगी। बट अगर सिर्फ ये कहा जाए कि हाउ मच वर्क इज डन फ्रॉम बी टू सी पार्ट, निकाल के देखो कैसे आएगी। तो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, सर ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो देखो कैसे आएगा बी टू सी का वर्क डन, बाकी लोग भी देखिए। टोटल तो 0 आएगा, बट अलग से अगर पूछा जाए कि नहीं बी से सी में, ए से बी में और ए से सी में क्या क्या वर्क आएंगे, तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम क्या लगाएंगे ना। फंडामेंटल थ्योरम तो देखिए 2-3 तरीके हैं इसको करने के। पहला मेथड तो ये है कि वर्क डन, ये 2 डायमेंशन की फोर्स है, याद करो अपना रिजल्ट। 2 डायमेंशन की फोर्स के लिए आप कहते हो कि एफ एक्स इंटू डी एक्स एंड प्लस एफ वाई डी वाई। इसके हिसाब से चलेंगे तो फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो आपका के इंटू वाई हो गया इंटू डी एक्स, और प्लस ये चीज एफ वाई कंपोनेंट के एक्स इंटू डी वाई। लिमिट क्या रखेंगे इसमें, एक्स की अगर बी टू सी जा रहे थे और इसका एक सेमी सर्कल बन रहा है जिसका रेडियस ए है, दैट मींस कि पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट लिखे जा सकते हैं, 0, ए लिख सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं a, 0। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन क्योंकि मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो आप, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 से a तक के लिए वेरी करेगा। सेकंड इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में है विच वेरीज फ्रॉम a टू 0। ठीक है, और उसके बाद क्या करना होगा कि क्योंकि इसको इंटीग्रेट करने के लिए y और x में रिलेशन चाहिए, वो रिलेशन भी आ जाएगा बिकॉज ये एक सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। तो सर्किल है तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्किल लिख सकते हो, दिस इक्वेशन फॉर दिस ट्रेजेक्टरी बी टू सी, सर्कल की इक्वेशन। तो वो बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से y को रिप्लेस कर सकते हैं फर्स्ट इंटीग्रेशन में और x को रिप्लेस कर सकते हो सेकंड इंटीग्रेशन में, बट ये लेंदी मेथड है। मेथड बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, ही इसको और छोटा कर सकते हैं, इसका और छोटा मेथड भी है।
मतलब ये तो वो बात हो गई ना कि भाई चलो मेथड लंबा ही सही बट आंसर आ रहा कम से कम, क्योंकि वो एक टफ पार्ट जानते हो क्या बनेगा जब आप y को रिप्लेस करोगे इस इक्वेशन से, तो वो एक इंटीग्रेशन भी आसान इंटीग्रेशन नहीं आएगी। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन आपका कुछ ऐसा बनेगा 0 to a के, और y को यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो वो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब या तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आता हो, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, फिर तो आसान आराम से हो जाएगा। और पता चला सब्स्टिट्यूशन लगानी पड़ रही है इसमें कोई, ये आता है कोई स्टैंडर्ड है? याद है मतलब, तब तो ठीक। हाँ सर। अगर रिजल्ट याद है इंटीग्रेशन का फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर फंस जाओगे। तो इसका आसान तरीका क्या हो सकता था इसको करने का, मतलब ये तो है ना। देखो एक दूसरा तरीका जो इससे ज्यादा इजी है, मतलब हमको निकालना ये है वर्क डन सर बी टू सी। इनिशियल और जो फाइल पॉइंट्स को देखेंगे, पाथ को नहीं देखेंगे सर। हाँ बात को ही देखेंगे। तो इसमें एक प्रॉपर्टी और भी तो लगा सकते हो ना, कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम बी टू सी कोई भी ट्रेजेक्टरी फॉलो कर ले सेम आंसर आएगा। तो हमें हमें क्या जरूरत है सेमी सर्कल पे जाने की, हम बी टू सी एक सिंपल रास्ता देखो ना, सिंपल सिंपल रास्ता क्या है, बी से ए जाते हैं, मतलब वर्क डन बी टू सी निकालने के लिए पहले हम वर्क डन बी टू ए कैलकुलेट कर लेते, एंड देन वर्क डन ए टू सी निकाल ले। भाई ये रास्ता भी तो बी से सी जा रहा है, ये रास्ता भी बी टू सी जा रहा है, ये रास्ता भी वहीं जा रहा है, और दोनों से सेम ही आंसर आना है। और ये सिंपल रास्ता है बिकॉज बी टू ए जब जा रहे हो आप, तो बी टू ए वाई एक्सिस पे जा रहे हैं हम लोग, और अगर मोशन वाई एक्सिस पे होगा तो वर्क डन फोर्स के वाई कंपोनेंट की वजह से आएगा। तो बी टू ए वाले पार्ट में जो वर्क होगा विल बी बिकॉज ऑफ दिस वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, यानी कि के एक्स। लॉजिक सुनिएगा, बी टू ए में आप कह सकते हो कि यहाँ पर मोशन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मतलब पैरेलल क्या, इनफैक्ट मोशन अलोंग वाई एक्सिस है, तो वर्क विल बी डन बाय द वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। भाई जिस एक्सिस पर मूव करेंगे उसी कंपोनेंट से वर्क होना है, और फोर्स का वाई कंपोनेंट के इंटू एक्स है, और बी टू सी किसी भी पॉइंट पर कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू, बी टू ए सॉरी बी टू ए अगर आप इसमें से कोई भी पॉइंट चूज कर लीजिए तो कोऑर्डिनेट एक्स की जो वैल्यू बनेगी 0 बनेगी, यानी कि इस पूरे पाथ पर फोर्स का वाई कंपोनेंट 0 है, बिकॉज वाई कंपोनेंट कोऑर्डिनेट एक्स पर डिपेंड कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू बी और ए के बीच में किसी भी पॉइंट पर 0 आएगी, यानी कुल मिलाकर के बी टू ए का कोई वर्क डन होगा ही नहीं। और ए टू सी वाले पार्ट में जब जाएंगे तो ये आप एक्स एक्सिस पर ट्रेवल कर रहे हो, तो नाउ वी आर ट्रेवलिंग ऑन एक्स एक्सिस, तो वर्क डन बाय द फोर्स का एक्स कंपोनेंट। तो यहाँ पर वर्क किसकी वजह से होगा, तो यहाँ पर वर्क आएगा वर्क बाय ये वाला कंपोनेंट के इंटू वाई वाला, बट इसमें वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेक करें अगर ए टू सी जाने में, तो ए टू सी में वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हर एक पॉइंट पर 0, ये आंसर भी 0 है। सो अल्टीमेटली बी टू सी का वर्क डन 0 आएगा, और वो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं जब इंटीग्रेशन करके लिमिट रखोगे 0 आएगा। वो दिख भी रहा है 0, इसलिए दिख रहा है, देखो आप क्या ये दोनों फंक्शंस बिल्कुल आइडेंटिकल फंक्शंस नहीं है, बिल्कुल आइडेंटिकल, और लिमिट्स पलट दी गई है, ये 0 से a चल रहा है और ये a से 0 चल रहा है, तो और थोड़ी स्मार्टनेस दिखाओ आप, तो इंटीग्रेशन करने की भी जरूरत नहीं थी हमें, सिमिलर फंक्शंस हैं, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन का जो भी आंसर आएगा सेकंड वाले का उसका आंसर नेगेटिव आएगा, टोटल वैल्यू 0 आ जाएगी। हाँ प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं, और वैसे लॉजिकली देखा जाए तो इस तरीके से 0 आ जाएगा। मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ना तो ए से बी वाई कोई वर्क हो रहा है, ना तो बी टू सी कोई वर्क हो रहा है, और ना तो सी टू ए कोई वर्क हो रहा है, कहीं पर कोई वर्क नहीं है इसमें, एंड टोटल तो 0 आएगा ही।
ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन? नेक्स्ट देखो जल्दी से। नाउ द फोर्स इज के वाई आई कैप, फोर्स इज के वाई आई कैप। और बाकी ट्रेजेक्ट्री यही है, अगेन सेम फिगर है। फाइंड द वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए, दिस टोटल वर्क डन की वैल्यू। फोर्स इज के वाई आई कैप, कैलकुलेट द वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए। तो फास्ट करो यार, साथ साथ बताइएगा। वर्क ए से बी तक कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, कितना आएगा? ए टू बी, आप कौन से एक्सिस पर ट्रेवल कर रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट करने की डायरेक्शन 90 डिग्री पे हो गई, तो जीरो डायरेक्टली। वर्क डन सी टू ए निकालें अगर, ये किससे जीरो आएगा? भाई सी टू ए किसी भी पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो आएगी, तो नाउ फोर्स विल बिकम जीरो बिकॉज वाई इज जीरो, देयरफॉर फोर्स विल बिकम जीरो। फोर्स नहीं होगा तो वर्क डन जीरो आएगी। बी टू सी, नहीं ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है भाई, इसमें एक ही कंपोनेंट तो आ रहा है, दूसरा कंपोनेंट कहाँ है? कंजर्वेटिव थोड़ी है ये वन डायमेंशन की फोर्स है। थ्योरी याद करो ना, आपने जो कल बताया गया था, वन डायमेंशन की फोर्स में इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। फोर्स जिस डायमेंशन पे है, फोर्स की डायमेंशन एक्स एक्सिस है, तो फोर्स को इंटीग्रेट करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जिस डायमेंशन की फोर्स होगी उसी डायमेंशन में इंटीग्रेट भी होगा वो। फंक्शन चाहे वो किसी भी चीज का हो, फंक्शन वो वाई का हो चाहे एक्स का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बट डायमेंशन क्योंकि उसकी आई है तो इंटीग्रेशन डी एक्स के साथ होगा उसका। और लिमिट भी फिर एक्स कोऑर्डिनेट की रखी जाएंगी बी टू सी में, विच इज जीरो टू ए। अब यहाँ पर वो वाई और एक्स का रिलेशन सर्किल के इक्वेशन से जो आया था, जो इक्वेशन ऑफ सर्किल बना करके वाई और एक्स को रिलेट किया था, वो रिलेशन सब्स्टिट्यूट करो और अब की बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पूरा। ये वो आया था ना, वाई था मेरे ख्याल से रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब क्योंकि आप लोग बता रहे हो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, तो इसका आंसर बताओ क्या आएगा फिर? एक्स की तो लिमिट रखेंगे ना फिर हम, के ए स्क्वायर पाई भी आ रहा है उसमें, के ए स्क्वायर पाई बाई 4। ठीक, अब देखो भाई मुझे श्योर नहीं है इसमें, क्योंकि मतलब के पाई ए स्क्वायर बाई 4 ये आप कह रहे हो ना आंसर? ठीक है, हो सकता है, मैं वेरीफाई नहीं कर रहा यार इसको, क्योंकि आंसर मेरे पास है नहीं। ये तुम लोग देख लो। चलें आगे बढ़े। अगला एग्जांपल लिखो जल्दी से। फोर्स की वैल्यू दी जा रही है वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप एंड प्लस एक्स वाई के कैप, दिस होल डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड।
तो ऐसे लिख देते 1/x i कैप प्लस पहले तो वेरीफाई करो ये कंजर्वेटिव है या नहीं, जस्ट वेरीफाई करो इज इट कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सिंप्लीफाई कर लो ना इसको, आप इसको सिंप्लीफाई करके ये 1/x i कैप हो जाएगा, ये 1/yj कैप हो जाएगा एंड प्लस 1/zk कैप। 3 डायमेंशन की फोर्स है ये, ध्यान दीजिएगा। 3 डायमेंशन की फोर्स को वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। कल जो हमने डिस्कस किया था वो 2 डायमेंशन के लिए डिस्कस किया था, तो सिमिलरली अब 3 डायमेंशन भी चलो। 3 डायमेंशन में कंजर्वेटिव फोर्स वेरीफाई करने का तरीका ये होता है कि फोर्स की एक्स कंपोनेंट का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में और फोर्स के वाई कंपोनेंट का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में ये सेम आने चाहिए। साथ में फोर्स की वाई कंपोनेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड और फोर्स की जेड कंपोनेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ये सेम आने चाहिए। साथ में x का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में और z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ये भी तीनों बराबर आने चाहिए। मतलब 3 प्लेन्स की बात हो गई, एक एक्स वाई प्लेन में चले गए, एक वाई जेड प्लेन में चले गए और एक जेड एक्स प्लेन में आ गए। तीनों प्लेन में 2-2 डायमेंशन हो जाएंगी। तो जो हमने 2 डायमेंशन की थ्योरी कल डिस्कस की थी उसको एक एक्स वाई प्लेन में इंप्लीमेंट करेंगे, एक वाई जेड प्लेन में और एक जेड एक्स प्लेन में। तो ये वेरीफाई करके देख लेते हैं इस बार। ये क्राइटेरिया होगा, अगर ये सब कुछ आ रहा है मतलब तीनों ही चीजें मैच करनी चाहिए, ये भी बराबर आना चाहिए, ये भी बराबर आना चाहिए। अगर कोई 2 इक्वल आ रहे हैं बट तीसरा अनइक्वल आ रहा है तो नॉन कंजर्वेटिव। एंड है और नहीं है यहाँ पर, ये भी और ये भी। बोले है कंजर्वेटिव? यस सर है। ये कितना आएगा? ये जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट यानी 1/x है, 1/x का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 0। 0। फिर पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि y के अलावा बाकी सब कांस्टेंट माने जाएंगे। तो 1/x को डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव 0 आएगा। 1/y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन 1/y, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ 1/y विद रिस्पेक्ट टू x 0, बिकॉज y को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। और आगे वाले सभी 0 आएंगे जल्दी, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ यार करने की। तो हो गया कंजर्वेटिव फोर्स, क्लियर हो गया ना। इसका सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द वर्क डन। सेकंड पार्ट, फाइंड द वर्क डन if a particle is moved from, find the work done if a particle is moved from, ये दिए रखा आपको यार, a से 2a 2a तक जा रहे। पार्टिकल इज मूव फ्रॉम a टू 2a 2a। और ये थोड़ा बहुत आसान है, मतलब रिलेटिवली बहुत इजी है। तो वैसे भी हो जाएगा, देखिए वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड। ये आसान है वैसे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एफ एक्स की जगह आपका 1/x आ जाएगी। तो 1/x को इंटीग्रेट करना है, यहाँ 1/y आ जाएगा, उसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ 1/z को इंटीग्रेट करना है और सबकी लिमिट्स a से 2a की जाएगी। तो इजीली हो जाएगा, मतलब 1/x dx इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू 2a। सिमिलरली यहाँ 1/y आ जाएगा सेम लिमिट्स के साथ। और सबके आंसर सेम आएंगे, तो ये पूरा आंसर जो बेसिकली आ जाएगा आपका 3 टाइम्स log 2, 3 ln 2 आंसर बन जाएगा इसका 1/x को इंटीग्रेट करके।
ओके, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए एक और टर्म डिफाइन करोगे, पोटेंशियल एनर्जी, वो लिखिए अब। पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसकी ये डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन ये दी गई है इसकी, वर्क डन बाय, जो रूल है वो ये कहता है कि वर्क डन फॉर बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स, ये इसकी डेफिनेशन है यार। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से देंगे, मतलब ये लाइन भी हमारी उसी रिवीजन नोट्स में जाएगी। वर्क बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं इसको। प्रॉब्लम नंबर 1 देखिए, फोर्स गिवन एज, फोर्स इज some constant c multiplied by x I cap, a force given by cx I cap। ये पहले बताओ कंजर्वेटिव है नहीं है, वैसे तो वेरीफाई करके देखो जरा इसको। सर नहीं लग रही। लिखा है बेटा इसको, आप इसको चाहो तो आगे 0 j कैप कर लो और 0 k कैप कर लो। अब यस सर। x कंपोनेंट को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 को किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, ये है कंजर्वेटिव। तो इसके पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है आपको। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 2, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 2 if the potential energy, if the potential energy is 0 at, is 0 at x equal to 0, is 0 at x equal to 0। तो बेसिकली करना क्वेश्चन देखो, अभी भी वर्क ही निकालना है, और 2 लेक्चर से आपको ये समझा रहे हैं कि वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो उसी वर्क वाली जो समराइज बताया था आपको, समरी नोट्स, उसको देख लो यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट फिट हो रहा है। ये वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स वाला कंसेप्ट लगाना है कि वर्क बाय 1 डायमेंशनल फोर्स का लगाना है कि वर्क बाय 2 डायमेंशन का लगाना है, कौन सा सही बैठ रहा है यहाँ पर? 1 डायमेंशन वेरिएबल फोर्स। क्या रूल था वर्क निकालने का इसका? 1 डायमेंशन वेरिएबल फोर्स का इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, फोर्स dx, कहां से कहां तक रखना हम लोग को लिमिट? 0 से 2 तक की वैल्यू, और राइट हैंड साइड पर सिर्फ माइनस टाइम्स द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 2 माइनस द पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाली, यानी कि x इक्वल टू 0। इस चैप्टर का मेजर पार्ट कर चुके हो, वर्क कैलकुलेशन जिसको आ गया वो चैप्टर कंप्लीट हो गया उसका। तो हो जाएगा इसके बाद। ये तो दे रखा है ना आपको कि x 0 पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और ये वाली कैलकुलेट करनी है, वो यहाँ से इंटीग्रेट कर लोगे, अपना आंसर आ जाएगा। आगे मूव करें, अगला क्वेश्चन देखो। इसे तुम मुझसे कहा भी था भाई रिवाइज करके बैठना, क्योंकि आज के लेक्चर में ना इसी स्पीड में चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज नाउ द फोर्स इज, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल लिया था एक, ये वाला k इंटू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप वाला, ये कंजर्वेटिव था। तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, क्या होगी? फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट x, y, find the potential energy at x, y if it is 0 at, if it is 0 at 0, 0, find the potential energy at x, y if it is 0 at 0, 0।
वो वर्क वाला पेज सामने रख लिया करो भाई, जब भी असाइनमेंट करो। जो कल बनाया था ना चार्ट हम लोगों ने वर्क वाला, पूरा एक उसकी ब्रांचेस निकाल निकाल करके वो सामने रख करके करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे नहीं आता, कभी कभी क्या होता है ऐसे अचानक स्ट्राइक नहीं करता, सामने लिखा होगा तो तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा। तो कैसे निकालेंगे इसका वर्क एक बार फिर से, तो अपनी जब लिस्ट चेक करोगे तो साफ समझ में आएगा कि ये 2 डायमेंशन की फोर्स है। तो वर्क बाय 2 डायमेंशन निकालने का जो रूल है, तो आप लगाओगे इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन जाएगा के वाई डी एक्स प्लस के एक्स डी वाई करके। और ये तो हमने वर्क निकाला, और बाकी ये जो डेफिनेशन दी जा रही है माइनस, और यहाँ पर लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट मींस की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एक्स कॉमा वाई पर, और माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो कि ओरिजिन पर होगी। तो मेनली ये वाला काम करो आप। ये कैसे होगा, ये 0 से x तक के लिमिट, ये 0 से y तक के लिमिट। है ना, अब इसमें फिर प्रॉब्लम वही आ रही है ना कि y और x का रिलेशन चाहिए होगा फिर। नहीं तो ये करो कैसे रिलेशन, जब तक ये रिलेशन ना हो कि y और x में क्या रिलेशन है, तब तक ये इंटीग्रेशन होगी नहीं। सर और कंजर्वेटिव ले हाँ, लेंगे कुछ भी ले लें 0,0 से x,0 x,y। बिल्कुल ठीक है। आप प्रॉब्लम समझ रहे हो इसका क्या है, कि भाई ये इंटीग्रेशन करने के लिए y और x का रिलेशन चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पर आप एक दूसरा एडवांटेज लो, अल्टीमेटली आप यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हो वर्क। तो वर्क तो हम किसी भी ट्रेजेक्टरी से निकालने से भी आंसर आएगा। जब ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम कोई भी ट्रेजेक्टरी यूज कर सकते हैं ना। तो एक काम करें आप 0,0 से x,y जाने का कोई भी ट्रेजेक्टरी मान लो, कोई भी ट्रेजेक्टरी जो 0,0 से x,y जाती है। तो सबसे आसान ट्रेजेक्टरी है 0,0 से x,0 एंड देन x,0 से x,y, ये सबसे सिंपलेस्ट पाथ है। तो जब हम 0,0 से x,0 पर जाएंगे तो इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट वर्क कर रहा होगा, 0,0 से x,0 यानी कि x एक्सिस पर जा रहे हो आप, तो ये वाला कंपोनेंट वर्क करेगा या फिर ये वाला कंपोनेंट वर्क करेगा, पहला वाला। और इस कंपोनेंट के अंदर y का टर्म है, और y इस पूरे रास्ते में 0 है। तो 0,0 से x,0 का वर्क डन हो गया 0, मतलब इस ट्रेजेक्टरी पर w की वैल्यू 0 आई। x,0 से x,y जाएंगे जब, तो अब इसमें से कौन सा कंपोनेंट कम वर्क कर रहा होगा, y जे कैप वाला, और वो होगा k इंटू एक्स। बट क्या इस ट्रेजेक्टरी में x की वैल्यू वेरिएबल है या कांस्टेंट है ना। इस ट्रेजेक्टरी में तो एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ x मिलेगी आपको, y वेरी कर रहा है, x तो कांस्टेंट है। तो k इंटू एक्स से वर्क आएगा, और वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम वर्क को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वर्क बाय द कांस्टेंट फोर्स, kx इज द फोर्स, और y डिस्टेंस जा रहे हो आप, ये हो गया वर्क डन। और बाकी अपना इधर माइनस टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी x,y, और ये वैल्यू क्वेश्चन में 0 दी गई है, तो इससे पोटेंशियल एनर्जी की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ये वाली अप्रोच समझ में आई है कि हम ट्रेजेक्टरी अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, और जब अपने हिसाब से ट्रेजेक्टरी चूज करनी है तो सबसे आसान ट्रेजेक्टरी होती है कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग चलना, सिंपलेस्ट पाथ होता है वो। बिकॉज उसमें क्या होता है कि एक टाइम पर एक ही कंपोनेंट वर्क करेगा, एक्स पे चलेंगे तो एक्स कंपोनेंट वर्क करेगा, वाई पे चलेंगे तो वाई कंपोनेंट वर्क करेगा। अब ट्रेजेक्टरी तो मैं चाहूं तो ऐसे एक y इक्वल टू एक्स भी मान सकता था, मैं ट्रेजेक्टरी को सर्कल भी मान सकता था। और इसके अलावा मतलब ये आंसर आ गया, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ के एक्स वाई, जनरलाइज कर इसको माइनस को भेज दीजिए। तो पोटेंशियल एनर्जी इज नाउ माइनस टाइम्स के इंटू एक्स वाई। हालांकि इसका एक तरीका और भी है, लेकिन वो प्योरली मैथमेटिकल है, जिसको अगर मैथ आती होगी तो कर ले जाएंगे।
मैथ्स में एक टॉपिक होता है कॉल्ड एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। सुना है कि नहीं सुना है मुझे आइडिया नहीं, लेकिन हाँ सर। टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और वो क्या होता है देखो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई सर इक्वल टू हाँ 0 होना चाहिए, या फिर अरे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो टर्म है ना के बाहर ले लीजिए, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई कैन बी रिटन एज डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई। प्रोडक्ट रूल के हिसाब से है ये, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज एक्चुअली द डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई। लगाओ प्रोडक्ट रूल यहाँ पर, एक बार एक्स कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, मतलब फर्स्ट फंक्शन एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन वाई, तो एक्स डी वाई प्लस सेकंड फंक्शन वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन डी एक्स। तो ये दोनों इंटीग्रेशन मिल करके क्या बन जाएंगे आपके, ये दोनों इंटीग्रेशन मिला करके आप इसको कर सकते हो एक सिंगल इंटीग्रेशन ऑफ के एंड डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। इन दोनों को ऐसे में लिख सकते हैं यार, ये तो के बाहर चला गया और इंटीग्रल में डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई है, अगर इनसाइड इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, तो जो इसका इंटीग्रेशन आएगा वो एक्स वाई आएगा। इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव होते हैं, तो जिस फंक्शन का डिफरेंशियल अंदर रखा हुआ है वही फंक्शन इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा, यानी इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, के एक्स वाई। यही पहले भी आंसर है था। सर अगर हम लोग मान लें कि सर जो एफ की लिमिट अब एक्स वाई की रखेंगे, वाई इज क्योंकि नाउ योर फंक्शन इज एक्स वाई, फंक्शन एक्स वाई है आपकी। देखो ये इंटीग्रेशन क्या कह रहा है आपका, कि भाई एक फंक्शन है जिसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, एक और फंक्शन है जिसको वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, किसी चीज को एक्स वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो गया। ये ज्यादा बेटर, मेरे से ज्यादा बेटर आप मैथ में समझ पाओगे। मैथ में इसका टॉपिक पता नहीं किस चैप्टर में है, डिफरेंशियल इक्वेशन वाले में। हाँ, तो वहां एक बार देखिएगा जब बुक से, इस टाइप के और एग्जांपल्स मिलेंगे तुम्हें। और फिर भी इसीलिए मैंने कहा कि अगर बाई चांस नहीं आ रहा, मान लीजिए इसमें दिक्कत है थोड़ी, तो अपना वाला जो मेथड है, इसको देखो एक एग्जांपल लें और समझो अपने आप जरा। लेट फोर्सेस ये लिखो, मान लो फोर्स आपका y e टू द पावर x i कैप प्लस e टू द पावर x j कैप। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट x, y। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट x, y। और ओरिजिन पर जीरो है, फिर से ओरिजिन पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो। देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाली अप्रोच तभी लगाना जब उसमें परफेक्ट हो आप, नहीं तो फिर हमारे कहने से ना लगाओ। अगर तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छे से आता है और जो बात कही जा रही है उसका कंसेप्ट पहले से पता हो, तो उसमें एफर्ट लगाओ। माइनस अप्रोच क्या लगा रहे हो इसमें, अप्रोच होती है हमें पर अप्रोच, क्योंकि देखो ये जो आज हम यहाँ लर्न कर रहे हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी काम आता है, ग्रेविटेशन में भी काम आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसका बिल्कुल सिमिलर टॉपिक आता है जब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का रिलेशन भी ऐसे ही ड्राइव किया गया है, बिल्कुल सेम प्रोसेस। ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड का रिलेशन सिमिलरली डिफाइन किया गया है। खुद से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑलमोस्ट यही चीज वहां रिपीट होती है।
तो कैसे क्या डिफरेंशियल वाले से कर रहे हो कैसे? उसमें क्या है मतलब जैसे उसमें क्या करेंगे मतलब 0,0 से हम कब पहले कहाँ जाते हैं x,0 और x,0 से फिर हम कहाँ जाए? ये सबसे वैसे आसान अप्रोच है, मतलब मैथ से हट जाए अगर तो ये वाला रास्ता लगो। पहले वाले पाथ में वर्क कौन से कंपोनेंट से मिलेगा हमें? यहाँ पर 0,0 से x,0 तो वर्क इज बाय बताएं इसकी वजह से मिलना है या फिर इसकी वजह से मिलना है? मतलब y e⁻x की वजह से मिलना है, बट y तो 0 है यहाँ पर, तो जिस फोर्स से वर्क होना था वो फोर्स ही 0 हो गया, तो दैट बाय वर्क डन इज 0। सेकेंड पार्ट में वर्क विल बी डन बाय यहाँ पर, बिकॉज अब ये y एक्सिस पे जा रहे हो आप, तो वर्क विल बी डन बाय दिस e⁻x जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। तो सीधा सीधा कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालना है, कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट y का हुआ, ये वर्क फोर्स हो गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है कि e⁻x मल्टीप्लाइड बाय y इज द वर्क डन, और फिर वर्क आ गया उसके बाद इट इज माइनस टाइम्स चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो दिस वर्क शुड बी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और इनिशियली 0 दे रखा गया आपको, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट बोले। इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट x, y, z। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट x, y, z। सेम प्रोसेस फॉलो करना है बता रहा हूं आपको। सेम प्रोसेस मतलब ये करिएगा, ओरिजिन से पहले आप किसी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जाओ, लेट्स से x0 पे चले गए, फिर आप दूसरे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे चलो, नाउ xy0, फिर तीसरे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जाओ, इस तरीके से ट्रेवल करिए। फर्स्ट में वर्क किसकी वजह से निकालोगे बताओ? यहाँ पर वर्क इसकी वजह से, उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होगी, एक्चुअली वैल्यू अनडिफाइंड होगी ना, क्योंकि यहाँ पर नीचे भी z है और ऊपर भी y है। यहाँ तो वर्क वैसे डिफाइन नहीं हो पाएगा आपका, बिकॉज वर्क वैसे करे कोई दिक्कत नहीं। तो हम कहीं से भी कहीं जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर जाओगे तो वर्क डिफाइन नहीं है, रास्ता हम कोई भी चूज कर सकते थे, तो हम एक रास्ता ये भी चूज कर सकते थे कि 0,0,0 से 0,0, z पे चले जाए, पहले z एक्सिस पे चले जाइए, फिर हम 0,y, z पे आ गए, फिर हम x, y, z पे चले गए, बिकॉज ट्रेजेक्ट्री से तो कोई ट्रेजेक्ट्री इंपॉर्टेंट पार्ट है ही नहीं कंजर्वेटिव फोर्सेस में। अब बताइए पहले वाले पार्ट में वर्क डन कौन करेगा?
अगर जेड एक्सिस पर पहले जाते हो। नाउ वर्क डन बाय विच कंपोनेंट, इसकी, तो वर्क यहां पर आएगा बाय ये जो माइनस एक्स स्क्वायर वाई बाई जेड स्क्वायर है, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी, क्योंकि एक्स और वाई बोथ आर जीरो, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई, तो इसका मतलब वर्क डन इज जीरो। सेकंड पार्ट में बोलो किसका वर्क आएगा इसमें, 0,0, जेड से 0, y, जेड जाने पर वर्क किसकी वजह से आएगा? सर एक्स की नहीं है, एक्स स्क्वायर बाई जेड का वर्क आएगा, बट इसमें एक्स जीरो है, तो ये वर्क भी जीरो आया। अब लास्ट वाला, यहां पर वर्क आएगा बाय, अब फाइनली एक्स एक्सिस पे चल रहे, तो अब इसका वर्क आएगा 2x बाई जेड का। ये चेक करो, ये वेरिएबल फोर्स में जाएगा या कांस्टेंट फोर्स में जाएगा। तो इसकी डिपेंडेंसी एक्स वाई जेड तीनों के ऊपर है, तो वाई और जेड तो कांस्टेंट है हमारे पास, लेकिन एक्स एक वेरिएबल क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये एक वेरिएबल फोर्स है। तो जब इसका वर्क निकालना होगा, क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है, तो वर्क की कैलकुलेशन निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, 2xy बाई जेड इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to x, और इसमें वाई जेड कॉन्स्टेंट है, तो y और z और 2 बाहर निकाल लीजिए, बचा सिर्फ x dx, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो अल्टीमेटली टोटल वर्क डन आ जाएगा हमारे पास फाइनली टोटल वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी इस क्वेश्चन में आपकी एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय जेड, ये टोटल वर्क डन आ गया, और उसको माइनस टाइम्स चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहना चाहिए, नहीं मल्टीप्लाई तो तब करेंगे ना, फोर्स में डिस्टेंस को डायरेक्ट मल्टीप्लाई तब करते हो जब कांस्टेंट रहे हो, ये वेरिएबल है। तो इसका माइनस लगा दे तो आंसर आ जाएगा ना यार, इसमें माइनस कर दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और हमारे को जो पोटेंशियल, ये तो हमने जनरल क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिया है, बट 2-3 पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले हमको याद भी करने हैं। जैसे इसमें एक आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग फोर्स, तो ये अब डिराइव नहीं कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट देख सकते हैं क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, तो इसको याद कर लीजिए, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, ये सबको नॉलेज में है, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी की जब बात करते हो आप, पोटेंशियल एनर्जी फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अब ये एक बार फिर तुम्हारा वो दिला रहे हैं, मतलब एक समराइज नोट, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन में काम आते हैं। तो ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें अगर, mg, ये mgh प्लस माइनस दोनों हो सकता है एक्चुअली, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमेशा प्लस में चलती है, बट ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी प्लस माइनस दोनों हो सकती है। प्लस साइन लगाते हो, एक्चुअली ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी में ना आपको एक जीरो मानना पड़ता है कि पोटेंशियल एनर्जी कहां पर जीरो होगी। स्प्रिंग के केस में हम क्या मानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की जीरो वैल्यू कब होगी, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना जाता है जब वो नॉर्मल लेंथ पे हो। ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी को हम किसी भी पर्टिकुलर लेवल पर जीरो मान सकते हैं, किसी भी लेवल पर आप इसको जीरो मान लीजिए, मतलब उसको हम बोलते हैं रेफरेंस, ये टेक्निकली उसका नाम होता है डेटम। डेटम इज द लेवल एट विच वी एज्यूम पोटेंशियल एनर्जी टू बी जीरो।
साइंटिफिक नेम इसका डेटम है, बट इसका मतलब ये है कि एक कोई भी एक लेवल चूज कर लें जिस लेवल पर हम ये मानेंगे कि ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, और उस लेवल के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी और उस लेवल के नीचे नेगेटिव। वो लेवल कहीं भी हो सकता है। मतलब कि सपोज ग्राउंड और उसके ऊपर एक लेवल है 5 मीटर का, लेवल एट 5 मीटर मान लीजिए, और इसके ऊपर कोई पार्टिकल है 10 मीटर की हाइट पर, जिसका मास आप 4 किलोग्राम डिफाइन कर लो। तो अगर हम ये कहते हैं कि अगर ग्राउंड को आप डेटा मानते हो, जिसका मतलब क्या हुआ, इफ ग्राउंड इज डेटा, इस लाइन का मतलब हुआ कि हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो इससे आपका पार्टिकल कितनी हाइट पर है ग्राउंड से? 10 मीटर की हाइट पर। तो हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी विल बी मास 4 किलोग्राम, ग्रेविटी की वैल्यू 10 और हाइट की वैल्यू 10। ये इसका आंसर होगा। और साइन चूज करेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन इसलिए चूज कर रहे हैं कि जहां पर आप 0 पोटेंशियल एनर्जी मान रहे हो, उसके ऊपर के साइड पर पार्टिकल है हमारा। अगर 5 मीटर लेवल को हम अपना डेटा मानते, 5 मीटर लेवल इज डेटा, मतलब हम ये मान लें कि यहाँ पर 0 पोटेंशियल एनर्जी है, तो फिर सेम पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए जो फॉर्मूला लगाओगे आप फॉर द सेम पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी, इसका मास 4 किलोग्राम, जी की वैल्यू, और अब आप क्योंकि 5 मीटर के लेवल को डेटा मान रहे हो, तो इससे वो कितना ऊपर है? तो 10 - 5 है ना, या इसको थोड़ा सा 4 मीटर कर लेगा, तो यहाँ पर 6 मीटर आ जाएगा। मतलब उस 4 मीटर से और कितना ऊपर गएगा? रहेगा याद ऐसे? कोई भी एक लेवल सेट कर लो। नॉर्मली हम लोग ग्राउंड को सेट करते हैं, बट किसी भी लेवल पर मान लीजिए 0 पोटेंशियल एनर्जी, और उससे कितना ऊपर पार्टिकल है वो हाइट यहाँ यूज करेंगे। डेटम के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी और डेटम के नीचे जाने पर नेगेटिव। इसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि वर्क में उल्टा चलता है। आपको वर्क में क्या बताया गया था, वर्क बाय ग्रेविटी में, कि ऊपर जाने पर ग्रेविटी का वर्क -mgh होगा, और पोटेंशियल एनर्जी में उल्टा कह रहे हैं, डेटम के ऊपर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी +mgh होगी। और वो इसलिए भी है क्योंकि वर्क में और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में एक माइनस का साइन लगा हुआ। तो जहाँ पॉजिटिव वर्क है वहाँ नेगेटिव एनर्जी आएगी, जहाँ नेगेटिव वर्क आएगा वहां पर पॉजिटिव। लेकिन क्वेश्चन करते समय हमने कई बार लोगों को कंफ्यूज माइंड में देखा है, वो वर्क वाला साइन का रिवेंशन पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी वाला वर्क में डाल देते हैं। और डेटम के नीचे अगर है तो भी पोटेंशियल एनर्जी mgh लिखेंगे, बट तब उस समय साइन कौन सा यूज करेंगे? माइनस का। उसके अलावा ये फॉर्मूला एक्सक्लूसिवली पार्टिकल्स के लिए होगा, mgh इज ओनली फॉर द पार्टिकल। अगर बॉडीज की बात करेंगे तो ये हाइट हम सेंटर ऑफ मास का यूज करेंगे। रिजिड बॉडीज के केसेस में h विल बी द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली एब्सोल्यूट नहीं डिफाइन होती है, रिलेटिवली ही डिफाइन है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स में होती नहीं कुछ। ये ध्यान रखना है, रिजिड बॉडीज के केसेस में h का मतलब हो जाएगा हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और पार्टिकल है देन इट इज सिंपली mgh। रिजिड बॉडी कल हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन दिखाए तुम्हें, चेन का और ब्लॉक का, इस तरीके के। ठीक है, ये दो तो ज्यादा यूज होने वाले हैं, मैक्सिमम इन्हीं दोनों का यूज होगा हमारे क्वेश्चन में, मैक्सिमम, स्प्रिंग का और ग्रेविटी का। इसके अलावा कुछ आगे के चैप्टर्स में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले हैं, उसको भी ब्रीफली यही रिवाइज कर लो क्योंकि हम क्वेश्चन मिक्स करके कराएंगे। जैसे कि आगे के चैप्टर में अगर आप जाओ तो ग्रेविटेशन चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है
पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मासेस जो आप लिखते हो ग्रेविटेशन चैप्टर, तो वो फॉर्मूला दिया गया है आपका माइनस ऑफ कैपिटल जी m1 m2 अपॉन स्मॉल r। 12th क्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला है, दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। तो वो कुछ फॉर्मूला अगर थोड़ा बहुत याद हो, दो Q1 Q2 अगर दो चार्ज है और r उनके बीच में डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस वो कुछ ऐसा होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r। और Q1 Q2 को विद साइन रखना होता है, मतलब लाइक चार्जेस के लिए पॉजिटिव एनर्जी आएगी और अनलाइक चार्जेस के लिए नेगेटिव एनर्जी आएगी। ठीक है, और हालांकि फॉर्मूले और भी हैं, तो अब यहाँ पर तरीका ये होना चाहिए कि आपके पोटेंशियल एनर्जी का पूरा एक पेज हो जाना चाहिए। जैसे मैं वैसे बता दे रहा हूँ कौन से आएंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल का भी एक फॉर्मूला होता है, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है कोई, और वो फॉर्मूला होता है डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में माइनस PE cos थीटा करके होता है कुछ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे क्या होता है ना कि जब फाइनल रिवीजन करोगे तो सारा पोटेंशियल एनर्जी एक जगह लिखा हुआ है। मैग्नेट्स में भी होता है, मतलब मैग्नेटिज्म के अंदर भी होता है, cos थीटा ऐसा ही फॉर्मूला होता है वो भी, माइनस MB cos थीटा। उसमें M, जैसे P को डाइपोल मोमेंट कहते हैं वैसे M को मैग्नेटिक मोमेंट। देन आइए आप इसके ऊपर मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर। तो मैकेनिकल एनर्जी को डिफाइन किया गया है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड एज मैकेनिकल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी खुद कैसे डिफाइन की गई है? तो इसका अपना भी तो कुछ फॉर्मूला होगा ना काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। तो अब थोड़ा सा इसको भी वैसे बना रहे हैं। अगर पार्टिकल के लिए केस में बात करोगे तो ये हाफ mv² है, लेकिन अगर बॉडीज की बात करेंगे तो कुछ अलग हो जाता है। हाँ, तो अब इसको भी समराइज कर दे रहे हैं, डेरिवेशन कहीं भी कराना नहीं है मेरे को। बॉडीज मतलब वही रिंग, रॉड, डिस्क, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, इस टाइप की चीजें हो गई। तो उनमें एक्चुअली हम फिर से करें, डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं हम कोई भी डेरिवेशन। बॉडीज के केसेस में फर्दर हमें क्लासिफाई करना होता है कि अगर तो वो बॉडी ट्रांसलेट कर रही है देन तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², कोई दिक्कत नहीं उसमें। बट अगर वो बॉडी रोटेट कर रही हो, तुम लोग को भी याद आ जाएगा, इसका फॉर्मूला कुछ अलग होता है, इट इज हाफ I⍵², वेयर I कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और उसी में अगर बॉडी का ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों हो जाए, कंबाइंड हो जाए, रूलिंग मोशन जिसको बोलते हैं, तो फिर एनर्जी हम दोनों को ऐड करके निकालते हैं, हाफ mv² प्लस हाफ I⍵²। डिटेल तो अपने चैप्टर में करोगे ही करोगे, बट एटलीस्ट यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी सबके लिए हाफ mv² नहीं है। और यहाँ पर भी v किसका निकालते हैं, मतलब हाफ mv² में ये जो v है वो किस चीज का निकालते हैं, तो ये सेंटर ऑफ मास का है।
ठीक है, और आगे बढ़े। फाइनली कुछ और रिजल्ट्स हैं। लिख लो यार जल्दी से, कम फिर हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं। इसमें एक थ्योरम होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। इनका क्या कहना होता है वर्क एनर्जी थ्योरम का? इनका कहना है कि टोटल वर्क डन किसी भी पार्टिकल के ऊपर जब कैलकुलेट करेंगे तो दैट शुड बी चेंज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, टोटल वर्क डन। न्यूमेरिकल वेरिकल करेंगे नहीं इसके थ्रू, बस ऐसे लिखा रहे हैं। टोटल वर्क डन इज चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ठीक है, अपने पास एचसीवी है समय पार्ट 1, उसका ऑब्जेक्टिव में 3 क्वेश्चन बैक टू बैक दिए गए हैं, जल्दी से कंप्लीट करें फिर आगे बढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव 1 जाइएगा। ऑब्जेक्टिव 1 में एचसीवी वर्क एनर्जी के ऑब्जेक्टिव 1 में, मतलब ये जो अभी लिखे, अभी जो कुछ भी आप लिख रहे हो इससे न्यूमेरिकल में बहुत फायदा नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव 1 में हाँ ये देखो, 4th क्वेश्चन, 4th 5th 6th 3 क्वेश्चन है थ्योरेटिकल। जरा देखो क्या आंसर आना चाहिए, तुम्हारे पास नहीं है? कहीं मैनेज कर लो यार अगर हो तो। ऑब्जेक्टिव 1 का 4th नंबर क्वेश्चन जो है, भैया इस किताब को रख लो यार, क्योंकि हम यही, तुम लोग अपने आप को लगाओगे नहीं ऑब्जेक्टिव, हम लोग को लगवाने पड़ते हैं। ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप पढ़ो तो उसमें पूछा गया है द वर्क डन बाय, जल्दी देखो क्या लिखना चाहोगे इसमें। वर्क डन, द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस ऑन अ सिस्टम इक्वल टू, किसके बराबर है ये? अभी डेफिनेशन लिखी थी हम लोगों ने इसकी। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, अभी तो डेफिनेशन लिखी थी हम लोगों ने कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो नेगेटिव ऑफ वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल बिकम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक ऑप्शन हो गया। इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन, उसमें वर्क किस फोर्स की बात की गई है, तो ये किसके बराबर होता है? और उसका अगला वाला पढ़ो जरा, ये बड़े कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। न्यूमेरिकल फिर भी आसान होते हैं, ये टफ हो जाते हैं। वो किसका वर्क पूछा है? इंटरनल मिलाकर और एक्सटर्नल मिलाकर के, वो किसके बराबर है? टोटल। अब टोटल एनर्जी किसको बोलते हैं? नहीं, मैकेनिकल को टोटल नहीं बोलते हैं। टोटल एनर्जी का मतलब देखिए, सब वर्क डन में नहीं एक मिनट, ऑल द फोर्सेस ऑन बॉडी, यहाँ एक मिनट, यहाँ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अगर रिकॉल करें, भले आपका आंसर सही आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म है ना, उसमें एक फॉर्म आपका मैकेनिकल है, और मैकेनिकल के फर्दर 2 डिविजन्स करते हो आप, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी के दूसरे भी तो फॉर्म है, थर्मल एनर्जी नहीं होती कुछ, मतलब हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जीज, ये सब तो टाइप ऑफ एनर्जीज ही तो है। जब आप इन सब का टोटल करोगे ना, तो इन सब की टोटल वैल्यू ये कहलाती है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी वर्ड मींस एवरी फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कंसीडर्ड। अब बताएं कौन सा आंसर होगा उसको सही।
ये गलती मत करिएगा, टोटल एनर्जी का मतलब मैकेनिकल से नहीं है, टोटल एनर्जी का मतलब एनर्जी इन ऑल पॉसिबल फॉर्म्स, केमिकल फॉर्म, न्यूक्लियर फॉर्म, लाइट फॉर्म, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म, हर एक तरीके की एनर्जी मिला लो तो आपको टोटल एनर्जी। मैकेनिकल लिखा होगा तो सिर्फ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। हमें नहीं मालूम, अब ये सब समझना है, बहुत टेक्निकल पॉइंट है कि इंटरनल वर्ड का मतलब क्या है, किसको इंटरनल बोलते हैं हम लोग। ये भले आंसर आ जाएगा लेकिन इंटरनल वर्ड बोलते किसको है? कौन सी एनर्जी इंटरनल, कौन सी एक्सटर्नल? जो एक्सेलरेशन ना दे पाए वो इंटरनल फोर्स है। अच्छा ठीक है, चलिए ऑप्शन बताओ अपनी चारों ऑप्शन। वो लिखा सही है उसने टोटल, वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है वो। मतलब उनका ये कहना है कि सारी फोर्सेस का वर्क अगर आप निकाल दोगे तो वर्क, बेसिकली वर्क के बारे में अगर आप याद करिए तो यही कहा जाता है हमेशा कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। छोटी क्लासेस से यही पढ़ते आए हो कि वर्क भी एनर्जी का ही अपना एक फॉर्म है, और एनर्जी के इतने सारे फॉर्म है। तो पहला वो आंसर बिल्कुल सही है कि जो टोटल वर्क निकालेंगे, मतलब जिसमें एक्सटर्नल भी ले लीजिए और इंटरनल फोर्सेस भी ले लें, तो इट शुड बी चेंज इन द टोटल एनर्जी, मतलब कि चेंज इन एवरी फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन केमिकल एनर्जी, चेंज इन थर्मल एनर्जी, चेंज इन न्यूक्लियर एनर्जी, इन ऑल एनर्जी। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हुआ है देखो, और ये हेल्प करेगा हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के कैपेसिटर वाले चैप्टर्स में। वहां पर भी वर्क से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली डाइलेक्ट्रिक डाला निकाला उस टाइप के क्वेश्चन में। एक चार्ज कैपेसिटर को दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, हीट लॉस कितना हुआ उसमें, इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई। तो वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क इंटरनल शुड बी चेंज इन एवरी पॉसिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। भाई साहब लिखो इसको, वरना जब थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं ना, इसी इसी बुक में ऐसे क्वेश्चन है जिसमें फंस जाएंगे जाकर। क्या इसका आंसर? नहीं वो जो देख रहे, वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क इंटरनल मतलब टोटल वर्क डन शुड बी चेंज इन द एवरी पॉसिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसके आंसर की बात कर रहे हो तुम, कौन से क्वेश्चन की? क्या दिया देखो जरा। तो फिफ्थ का क्या दिया हुआ है? इसमें ऑल फोर्सेस एक्सटर्नल इंटरनल ऑन ए सिस्टम इक्वल, बता रहे हैं मतलब। अब यहाँ पर पूरी बात ऐसे समझो देखो, चलिए एक एक करके आंसर देना। सबसे पहले आप ये बताओ, अगर हमसे कह रहा है कि अर्थ है और उससे h हाइट ऊपर, अर्थ से h हाइट ऊपर पर एक पार्टिकल ले जिसका मास m है एंड दिस हाइट इज स्मॉल h, तो हम कहते हैं ना कि पोटेंशियल एनर्जी इज, अगर हम अर्थ को अपना डेटा मान लें कि ये चीज हमारा जीरो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है, तो हम क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा यहाँ पर, इक्वल टू, इससे अगर h हाइट ऊपर कोई पार्टिकल है तो mgh, प्लस में कि माइनस में? प्लस में। ये किसकी प्लस में। पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे? पोटेंशियल एनर्जी किस चीज की है ये? पार्टिकल की। एक मिनट, नहीं सुनोगे, पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है या अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी है, या पार्टिकल और अर्थ के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी कभी भी सिंगल पार्टिकल के लिए डिफाइन नहीं होता, ऑलवेज फॉर सिस्टम, डिफाइंड फॉर सिस्टम। तो जब कभी भी आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, तो हम यही कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड अर्थ।
कभी भी ये नहीं कहा जाता कि पोटेंशियल एनर्जी उस पार्टिकल की है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इज नेवर डिफाइंड फॉर अ सिंगल पार्टिकल, हो ही नहीं सकता एक आइसोलेटेड पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो, अनडिफाइंड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से समझो अच्छा, दो चार्जेस के बीच पोटेंशियल एनर्जी पड़ते होगा कि सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पड़ते होगा, तो दो पार्टिकल तो चाहिए आपको डिफाइन करने के लिए। ग्रेविटेशन में दो मास चाहिए होंगे तभी तो पोटेंशियल एनर्जी gm1 m2/r बोलोगे। तो पहली बात हमेशा ध्यान, ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, बट कौन जानता है कल के पेपर में यही क्वेश्चंस हो जाए फिर से। काइनेटिक एनर्जी एक्सक्लूसिवली सिंगल पार्टिकल के लिए डिफाइंड है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही डिफाइंड होता है फॉर अ सिस्टम। सिस्टम कौन सा होगा उसमें, सिस्टम कौन सा, तो पोटेंशियल एनर्जी आप कौन सी फोर्स के लिए बता रहे हो, एमजीएच में कौन सा फोर्स इन्वॉल्व किया गया है, तो ग्रेविटी का फोर्स किन के बीच में लगता है, पार्टिकल और अर्थ। तो हम ये कहेंगे सिस्टम में वो दो पॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे जिसके लिए फोर्स है, मतलब जिस फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी आप लिख रहे हो। अगर आप ग्रेविटी की फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो तो ग्रेविटी की फोर्स जिन दो के बीच में लगेगी, लाइक पार्टिकल और अर्थ, वो आपके सिस्टम कहलाएंगे। जब हम कहते हैं कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² है, ये कहते हैं कि इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, तो एक्चुअल में ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहलाएगी, स्प्रिंग और उससे अटैच्ड ब्लॉक को मिला करके पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। समझ रही बात आपको, सिस्टम है ऑलवेज रिमेंबर। अब आगे आगे आते जरा, एक तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे, इस लाइन को हमेशा ही ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड फॉर अ सिस्टम है, नॉट फॉर अ सिंगल पार्टिकल। सेकंड पॉइंट, जो हम ये कहते हैं कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल पर्सन, ये किसके बराबर आएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल पर्सन। वर्क डन इंटरनल क्या होता है, वर्क, पहली बात ये एक्सटर्नल इंटरनल वर्ड आप डिफाइन कैसे करोगे, कैसे डिवाइड करोगे कौन एक्सटर्नल है कौन इंटरनल है। आपको एक एग्जांपल लेते हैं, देखो एक एग्जांपल, एक स्प्रिंग लो, उससे एक मास अटैच कर दे, स्प्रिंग उसके साथ एक मास अटैच कर दीजिए, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी भी कंसिडर है यहाँ पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे होंगे, ग्रेविटी की फोर्स लग रही होगी, स्प्रिंग की भी फोर्स लग रही होगी, कौन सा फोर्स एक्सटर्नल है कौन सा फोर्स इंटरनल है, तो ये एक्चुअली डिफाइन तब किया जा सकता है जब पहले आप सिस्टम को डिफाइन करें। अगर हम ये कहें कि अर्थ एंड प्लस ये पार्टिकल, अर्थ एंड पार्टिकल, ये मैं डिफाइन कर दूं एज ए सिस्टम, तो अब इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो आउट ऑफ सिस्टम चल रही है आपकी, तो आप स्प्रिंग की फोर्स को कहोगे कि वो एक्सटर्नल फोर्स है। ग्रेविटी की फोर्स क्या कहेंगे यहाँ पर, क्यों, जिन दो को आपने डिफाइन कर दिया है सिस्टम में, ये इन्हीं दोनों के बीच की तो फोर्स आएगी। नाउ दिस इज डिफाइंड एज इंटरनल फोर्स। अगर मैं सिस्टम ही बदल दूं अपना और मैं कह दूं कि अर्थ प्लस पार्टिकल एंड प्लस स्प्रिंग, दिस टोटल इज ए सिस्टम, अब बताइए अब एक्सटर्नल फोर्स कौन सी है यहाँ पर, और ये समझना जरूरी है क्योंकि जो अगला चैप्टर है वो भी इसी से मिलता जुलता है। सुनो, अगला चैप्टर ये कहता है कि जब किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो उसका लीनियर वही तो चल रहा है। तो जब तक आप ये समझोगे नहीं कि एक्सटर्नल फोर्स होता क्या है, तब तक ये कैसे कहोगे कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है कि नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पे जाना हमको। तो अगर हम सिस्टम में अर्थ भी लेते हैं, पार्टिकल भी लेते हैं और स्प्रिंग भी लेते हैं, अब बताइए इनके अलावा और कौन सी चीज है जिसकी फोर्स आएगी, स्प्रिंग की फोर्स आएगी बट स्प्रिंग इज नाउ पार्ट ऑफ सिस्टम, ग्रेविटी की फोर्स आएगी बट वो भी पार्ट ऑफ सिस्टम है, इनके अलावा और भी कोई फोर्स है यहाँ पर, तो नाउ हम कहेंगे यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है।
तो अगर हम नेक्स्ट चैप्टर को पॉइंट में दिमाग में रखें तो हम ये भी कहना हमें ये भी बोलना चाहिए कि मोमेंटम ऑफ अर्थ प्लस मोमेंटम ऑफ पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ स्प्रिंग कंजर्व होगा। बट क्योंकि इसका न्यूमेरिकल में कोई सेंस बनता नहीं है इसलिए कभी किया नहीं हम लोगों ने, क्योंकि अर्थ का मोमेंटम क्या लिखेगा, बट थ्योरी वाइज तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है। तो एक्चुअली एक्सटर्नल इंटरनल डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम किसको एक्सटर्नल बोलना चाहते हैं और किसको इंटरनल। बिफोर दैट आपको सबसे पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा, सिस्टम। एक ही क्वेश्चन में आप एक्सटर्नल फोर्स 0 कह रहे हो और उसी क्वेश्चन में एक्सटर्नल फोर्स नॉन 0 भी कह रहे हो। इसमें इंटरनल फोर्सेस कौन कौन से हो गए फिर, अगर ये सब एक्सटर्नल 0 हो गया तो कौन कौन सी फोर्सेस इंटरनल है? तो नेचुरली mg और जो स्प्रिंग की फोर्स आएगी, ये दोनों ही फोर्सेस हमारे लिए डिफाइन की जाएंगी एज इंटरनल फोर्सेस। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आओ जरा, एक और सिस्टम डिफाइन करने जा रहे। इमेजिन करें कि एक ब्लॉक ऑफ कोई एक ब्लॉक ए ले ले, उसके ऊपर एक और ब्लॉक बी रखते थे, ब्लॉक ए को स्प्रिंग से कनेक्ट कर देते और बी से अटैच्ड एक स्ट्रिंग और उससे अटैच्ड एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए सी ब्लॉक। इस तरीके का एक सिस्टम है थोड़ा सा। ग्राउंड पर फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस ग्राउंड, बट ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है। इन दोनों में फ्रिक्शन है, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है जी। चलो अब अगर हम सिस्टम चूज कर रहे हैं, मैं सिस्टम बताऊंगा, आप बताना एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स कौन से। A plus B plus C is the system. Suppose we define system as block A plus block B plus block C. Now अब बताइए कौन सी एक्सटर्नल फोर्स है, कौन सी इंटरनल फोर्स है? सर जो स्प्रिंग फोर्स है वो एक्सटर्नल है। मतलब A प्लस B को आपने कहा कि ये हमारा सिस्टम डिफाइन कर रहे हैं। और बहुत ध्यान से सुनना फिर बोलो ये, क्योंकि ये पार्ट कोई बताएगा नहीं, यही चीज हमको खुद से क्वेश्चन में करनी पड़ती है, एंड स्पेशली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के चैप्टर में। A प्लस बी प्लस सी सिस्टम है, तो अब इसमें हमने क्या क्या छोड़ दिया है, फिगर में जो कुछ दिख रहा है अपने आप देख लो ना। स्प्रिंग छोड़ दिया, स्ट्रिंग भी छोड़ दी है, ग्रेविटी अर्थ को भी छोड़ दिया है। तो अब आप क्या कहोगे, एक्सटर्नल फोर्सेस कौन सी हैं यहाँ पर? तो ग्रेविटी किस टाइप की फोर्स मानी जाएगी? एक्सटर्नल। स्प्रिंग फोर्स एक्सटर्नल। समझ पा रहे हैं इसको? अगर हम कहते हैं कि नहीं ये भी सिस्टम में कम कर लो आप, ए प्लस बी प्लस सी प्लस अर्थ प्लस स्प्रिंग, अच्छा एक मिनट, इसमें जो ए और बी के बीच फ्रिक्शन लगेगा उसको क्या कहोगे? क्यों? हाँ मतलब फ्रिक्शन ए और बी आपस में लगा रहे हैं और वो पार्ट ऑफ सिस्टम है, तो जो चीजें पार्ट ऑफ सिस्टम है वो अगर कोई फोर्स एक्सर्ट करेंगी तो वो इंटरनल माना जाएगा। फ्रिक्शन इज इंटरनल फोर्स। टेंशन को आप उसको एक्सटर्नल मानेंगे इंटरनल मानेंगे? सर इंटरनल। टेंशन इंटरनल क्यों मानेंगे? तो टेंशन तो स्ट्रिंग से लगेगी, स्ट्रिंग पार्ट ऑफ सिस्टम तो है नहीं आपके।
आपने तो खाली 3 ब्लॉक सिस्टम का है ना, स्प्रिंग को तो सिस्टम में ऐड किया नहीं है, तो स्ट्रिंग फोर्स यानी कि टेंसिल फोर्स एक्सटर्नल मानी जाएगी। अगर उसको इंटरनल करना चाह रहे हो तो आप एक काम करिए, सिस्टम में स्ट्रिंग भी ऐड कर दो। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस अर्थ प्लस स्प्रिंग सब कुछ ऐड कर देते हैं। अब बताइए, हम कहते हैं कि ये पूरा मेरा एक सिस्टम है। अब बताओ इसमें एक्सटर्नल फोर्स कौन सी? जितना सिस्टम एक्सपेंड करते जाओगे एक्सटर्नल फोर्सेस कम होते चली जाएंगी। अब बताइए, अब कुछ बचा कैसे वाला? अर्थ को भी सिस्टम का पार्ट हो गया, स्प्रिंग ग्रेविटी सब कुछ हो गया, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? एफ एक्सटर्नल इज 0। कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं इसमें, तो अर्थ पे तो आई। अर्थ पहले केस में नॉर्मल एक्सटर्नल है, तो फिर नॉर्मल विल बी बाय दिस अर्थ, तो अर्थ पार्ट ऑफ सिस्टम नहीं है, वो एक्सटर्नल फोर्स है। इस केस में वो भी इंटरनल हो गई। अब मोमेंटम किसका कंजर्व होगा? क्योंकि यही प्रिंसिपल होता है, एफ एक्सटर्नल 0 होना ही प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। बट मोमेंटम किसका कंजर्व होगा? ए का, बी का? तो सिस्टम मतलब क्या? ए का मोमेंटम प्लस बी का मोमेंटम प्लस सी का मोमेंटम प्लस अर्थ का मोमेंटम प्लस स्प्रिंग का मोमेंटम प्लस स्प्रिंग का मोमेंटम 0। अब इसमें से कई सारे ऐसे मोमेंटम है जो डिफाइन ही नहीं है, तो इसलिए न्यूमेरिकल में करते नहीं इसका काम कोई हो, बट थियोरेटिकली कंजर्व है। कंसेप्ट ऑफ वर्क समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्क का कंसेप्ट समझना। पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इस पर डिपेंडेंट है, पूरी थर्मोडायनेमिक्स इसके ऊपर डिपेंडेंट है, मैग्नेटिज्म के अंदर ये डिपेंडेंसी है। वो भी इंटरनल नहीं माना जाएगा ना। देखिए फोर्स तो हमेशा दो बॉडीज के बीच में ही लगेगा, उसमें से एक बॉडी इनसाइड सिस्टम है, एक बॉडी आउटसाइड सिस्टम है, तो वो चाहे कोई किसी के ऊपर लगा, वो एक्सटर्नल फोर्स माना जाएगा। इंटरनल फोर्स सिर्फ उनको बोल सकते हो आप जो ऐसी दो बॉडीज के बीच में लग रहे हो जिसमें दोनों ही आपके पार्ट ऑफ सिस्टम, हाँ, ए और बी के बीच का नॉर्मल, वो इंटरनल माना जाएगा, क्योंकि ए भी सिस्टम का पार्ट है, बी भी सिस्टम का पार्ट है। यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ भी आपको? अब आप एक और चीज देखो, इसमें ग्रेविटी इज द इंटरनल फोर्स। कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है ग्रेविटी की फोर्स? पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया तुमने इसके लिए भी, कंजर्वेटिव। ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव, अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी क्यों पढ़ते हैं? स्प्रिंग फोर्स एक्सटर्नल है, ग्रेविटी एक इंटरनल फोर्स है जो बाय नेचर कंजर्वेटिव फोर्स है। इसमें इंटरनल फोर्सेस में स्प्रिंग और ग्रेविटी दोनों है, ये बाय नेचर किस टाइप की फोर्सेस है? दोनों कंजर्वेटिव है। इंटरनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, इंटरनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। इसमें फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स है। अब ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव? फ्रिक्शन में एनर्जी कंजर्व रहती है कि लॉस हो जाती है? तो इंटरनल फोर्सेस कैन बी नॉन कंजर्वेटिव एंड इंटरनल फोर्सेस कैन बी कंजर्वेटिव। वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सिस्टम क्या चूज कर रहे हैं। और उनके ऑप्शंस में कुछ ऐसा ही लिखा है, इंटरनल कंजर्वेटिव इंटरनल, मतलब ये बड़े कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। तो इंटरनल फोर्सेस मे बी कंजर्वेटिव और मे बी नॉन कंजर्वेटिव। ग्रेविटी है तो कंजर्वेटिव है, फ्रिक्शन है तो नॉन कंजर्वेटिव है। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब आगे का सुनो।
नाउ जो हमारा एक थ्योरम है कि वर्क बाय एवरी फोर्स दैट मींस वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ये किसके बराबर आना चाहिए? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो आंसर इज इट शुड बी चेंज ऑफ डेल्टा के। ये न्यूटन लॉ से आया है। बट ये जो डेफिनेशन दी गई है ना आपको, वर्क बाय ऑल फोर्सेस शुड बी चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये डेफिनेशन डिफाइन की गई है फॉर अ सिंगल पार्टिकल, फॉर अ सिंगल पार्टिकल, बिकॉज सिंगल पार्टिकल में सभी फोर्सेस कैसी होंगी? एक ही पार्टिकल अगर है मान लीजिए और सिस्टम में एक सिंगल पार्टिकल है, तो उस पर लगने वाली सभी फोर्सेस किस टाइप की फोर्सेस मानी जाएंगी? इंटरनल कैसे हो जाएंगी यार? इंटरनल सर एक्सटर्नल। सिस्टम के अंदर कम से कम 2 पार्टिकल होंगे तब तो सिस्टम कहोगे। इकलौता पार्टिकल कैसे सिस्टम बन जाएगा कभी? मैं कह रहा हूँ अगर एक सिंगल पार्टिकल है तो ये ऑल मीन्स क्या बोले इसको? एक्सटर्नल फोर्स बोले या इंटरनल फोर्स बोले? एक्सटर्नल। अब इस बात को ऐसे समझो, मान लीजिए आपके पास एक पार्टिकल P1 है और एक दूसरा पार्टिकल है P2, 2 पार्टिकल्स है P1 P2, मे बी ये 2 चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं आपस में, ये 2 मासेस हो सकते हैं। पार्टिकल P1 पर कोई फोर्स काम कर रही है F1, पार्टिकल P2 पर एक फोर्स लग रही है F2, और एक ऐसी भी फोर्स है जो P1 और P2 आपस में लगा रहे हैं, उसको मैं F और F से डिनोट कर रहा हूँ। मतलब ये दोनों ही फोर्सेस F लिख रहे हैं यहाँ पर, मतलब P1 ने P2 पर फोर्स लगाई हुई है और P2 ने P1 पर फोर्स लगाई है, तो F को आप कह सकते हो कि इंटरेक्शन बिटवीन P1 और P2। मतलब अगर ये चार्जेस होंगे तो इसको कोलम्बिक फोर्स कह देना, अगर ये मासेस होंगे तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1m2/r² बन जाएगी, ठीक है। फॉर द पार्टिकल P1 आप क्या कहोगे? F1 एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? ये F एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? तो सिंगल पार्टिकल पर लगने वाले सभी फोर्सेस एक्सटर्नल ही होंगे, इंटरनल का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे? वर्क बाय F1 प्लस वर्क बाय दिस कैपिटल F एंड दिस शुड बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं P2 की बात करूं तो P2 के लिए मैं ये लिखूंगा वर्क बाय F2 प्लस वर्क बाय दिस F इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2। ये अलग अलग हुआ। अब सुनो एक मिनट, अगर मैं कहूं कि फॉर सिस्टम ऑफ P1 P2, फॉर द सिस्टम ऑफ P1 एंड P2, ये मान लीजिए, मतलब इन दोनों को ऐड करो, तो अब आप लिखोगे वर्क बाय F1 प्लस वर्क बाय F2 प्लस वर्क बाय F ऑन P1 एंड प्लस वर्क बाय F ऑन P2, एंड टोटल वैल्यू किसके बराबर आएगी? वर्क टोटल वैल्यू राइट हैंड साइड पर जाए तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2, उसको कहोगे चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये दोनों का टोटल वर्क मिला करके हम क्या कहेंगे? ये W एक्सटर्नल है या W इंटरनल है? और इन दोनों का टोटल वर्क मिला के क्या कहा जाए कि ये क्या चीज? अब आपने क्योंकि P1 P2 को सिस्टम कह दिया, तो जो फोर्स P1 ने P2 पर लगाई है या P2 ने P1 पर लगाई है, उनके वर्क को इंटरनल कहा जाएगा। तो दिस सेकंड टर्म इज W इंटरनल और फर्स्ट टर्म आपके लिए क्या है? W एक्सटर्नल। W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल बराबर चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। दिखने का सर यार, नहीं होगा ना, ये तो बता रहे हैं आपको। नहीं भाई, ये सब नहीं होता है, आपको बता समझा रहे, एक एक करके समझा रहे हैं।
वर्क में मेरी रिक्वेस्ट जल्दीबाजी बिल्कुल मत करो, कोई वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट बिगड़ता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट 3-4 चैप्टर्स में आता है। मतलब यहाँ पर तुम्हें वर्क को थोड़ा सा फॉर्मूले के बाहर जाकर के समझना पड़ेगा कि वर्क का मतलब। हमें इनका ऑप्शन गलत लग रहा है वैसे तो, इन्होंने जो ऑप्शन लिखा वो गलत है, और मैं श्योर किसी के पास पुरानी बुक होगी तो उसमें सही आंसर है, इन्होंने एडिट किया इसको ना। मुझे अभी भी याद है एक बुक पे इसका आंसर टोटल एनर्जी दिया इन्होंने, और वो अभी पलट दिया होगा फिर। नहीं अच्छा, 6th वाला कम कह रहे हैं ना यार, तो 6th वाला तो ठीक आ रहा है, 6th वाला तो ठीक आ रहा है, क्योंकि W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल, सही तो है, आंसर सही है। W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल किसके बराबर आ रहा है? तो 6th क्वेश्चन ये तो है शायद, 6th इज द वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, तो वो तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का ही रहा है, सही आंसर है उसका, सॉरी। 5th वाले का क्या कह रहे हैं? सिर्फ एक्सटर्नल, है ना? ये ठीक है, यहाँ तक 6th वाले का डेरिवेशन मिल गया आपको। 4th वाला डेफिनेशन है, 4th वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिर्फ बचा 5th क्वेश्चन, देखिए जैसे इन्होंने कहा कि ये कैंसिल क्यों नहीं होगा यार, इनका भी पॉइंट था कि ये कैंसिल क्यों नहीं हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस में दोनों एक दूसरे पर इक्वल अपोजिट फोर्स लगाएंगे। तो क्या ये जरूरी है कि फोर्स अगर इक्वल अपोजिट है तो उनके वर्क भी इक्वल अपोजिट आएंगे? आप दो चार्ज ले लो, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तो ये ऑब्वियसली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो इनके मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में आएंगी? प्लस चार्ज किधर मूव करेगा और माइनस वाला, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्क आएगा या नेगेटिव वर्क आएगा? इधर भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम है, इधर भी पॉजिटिव, भले ही ये इंटरनल फोर्स है, बट इस पर भी पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, इसके ऊपर भी पॉजिटिव वर्क करेंगे, तो टोटल वर्क कैसा आएगा? तो इंटरनल फोर्सेस का वर्क जीरो जरूरी नहीं है, मतलब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ये दोनों बातें होती है। W इंटरनल कैन बी जीरो और कैन नॉट बी जीरो, ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि इंटरनल फोर्स कौन से टाइप की है। अब हमने इरेज कर दिया, अभी जो हमने ABC ब्लॉक वाला एक डायग्राम बनाया था, उसमें जब A प्लस B प्लस C को सिस्टम दिया था, सुन लो पहले यार, A प्लस B प्लस C सिस्टम दिया था, तो उसमें A और B जो आपस में नॉर्मल लगा रहे थे, वो कौन सा फोर्स है? उसका टोटल वर्क याद करिए, वर्क बाय नॉर्मल की टोटल वैल्यू याद करो, पहले लेक्चर में बताई गई है, जीरो। तो अगर आपका इंटरनल फोर्स नॉर्मल है तो उसका टोटल वर्क कितना आएगा? जीरो। अगर आपका इंटरनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन है, टोटल वर्क जीरो। इंटरनल फोर्स स्ट्रिंग की टेंशन फोर्स है, इन तीनों के तो टोटल वर्क जीरो आते हैं, बट अगर इंटरनल फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन है तो नहीं आएगा जीरो। इंटरनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स है, नहीं आएगा जीरो। ग्रेविटेशन की फोर्स है, नहीं आएगा जीरो। तो ये तो डिपेंड करता है टाइप ऑफ इंटरनल फोर्स कौन सी है, और हमारे लिए तीन ही ऐसी इंटरनल फोर्सेस है जिनके वर्क जीरो आते हैं। नॉर्मल, वो ऑलरेडी लेक्चर 1 में बता चुका हूं मैं, नॉर्मल की वर्क, स्टैटिक फ्रिक्शन की वर्क और स्ट्रिंग की टेंशन की वर्क, इनके टोटल वर्क जीरो आते हैं। तो W internal can be zero, cannot be zero, depending upon the type of force which is considered to be internal.
और याद रहेगा फिर यार बार बार रटना पड़ेगा तुम लोग उसको। अब देखिए इसी में W एक्सटर्नल बराबर नाउ इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड माइनस वर्क डन बाय ऑल द इंटरनल फोर्सेस। उसको उस तरफ ट्रांसफर कर देते। ये वैल्यू कभी जीरो भी आ सकती है और कभी जीरो नहीं भी आ सकती है, दोनों चीज हो सकती हैं। अभी पीछे हम लोगों ने जब सिस्टम डिफाइन किया था तो एक सिचुएशन में फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स बना था हमारा, जो कि नॉन कंजर्वेटिव था, और एक केस में स्प्रिंग की फोर्स इंटरनल बनी थी जो कि कंजर्वेटिव थी। यानी कि यहां पर ये जो सेकंड वाला टर्म देख रहे हो, इसमें एक बात तो ये आ रही है कि दिस मे और मे नॉट बी जीरो। ये तो भी लिख चुके हो आप लोग। उसके अलावा हम ये भी कह रहे हैं कि जो इंटरनल फोर्स है दैट मे बी कंजर्वेटिव और मे बी नॉन कंजर्वेटिव। ये सब तो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम किस टाइप का इंटरनल फोर्स ले रहे हैं। अगर फ्रिक्शन इज इंटरनल फोर्स तो वो नॉन कंजर्वेटिव है, ग्रेविटी इंटरनल फोर्स है तो कंजर्वेटिव है। तो अगर सारी इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव हो मान लीजिए, और वो एक केस में था हमारा सारी इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव ही है, कोई भी इंटरनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बताएंगे? इफ ऑल इंटरनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, तो W इंटरनल मींस इट इज द वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगर सारे इंटरनल कंजर्वेटिव हैं देन W इंटरनल मतलब वर्क ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। और अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात की थी कि ये माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा। अगर सारे इंटरनल कंजर्वेटिव हैं तो वर्क इंटरनल को हम माइनस डेल्टा पी लिख सकते हैं। और डेल्टा पी किसका, एक पार्टिकल का या सिस्टम का? सिस्टम का। तो इस केस में यही इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, सेम इक्वेशन क्या बन जाएगी? वर्क एक्सटर्नल विल बिकम नाउ या तो डेल्टा के सिस्टम और माइनस टाइम्स W इंटरनल एंड इफ इंटरनल, इफ लगा हुआ है यहाँ पर, अगर ये चीज हो जाती है W इंटरनल को माइनस डेल्टा पी लिख दे यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर प्लस डेल्टा पी सिस्टम नहीं आ जाएगा पूरा? अगर माइनस ऑफ W इंटरनल को रिप्लेस कर दे यहाँ से, और ये पूरी चीज क्या बन जाएगी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। कहते हो ना कि हमसे क्वेश्चंस नहीं हो पाते, मान लो क्यों नहीं जानते हो? पेशेंस चाहिए होता है यार इसके लिए। बहुत कम लोग होते हैं जो इनके ऊपर वाकई में टाइम देते हैं। मतलब हम में से हम लोग की एक जो नॉर्मल हैबिट है, हम बस ये सुनना चाहते हैं कि आखिरी में रिजल्ट क्या आएगा वो बताओ, कि पूरी स्टोरी से कोई मतलब नहीं है हमें। तो अगर हमारा यही एटीट्यूड रहेगा तो फिर क्वेश्चन नहीं होंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही अप्रोच होता है कि यार हमसे हमसे क्या मतलब कि कौन क्या हो जाता है, हमें आखिरी में ये समझा दो कि क्या रिजल्ट आएगा। और मैं तुमसे कह रहा हूँ मुश्किल से आधा एक घंटा लगेगा, 1 घंटे का पेन होगा घर पे, बस खुद से समझ, एक बार अपने आप लिख करके समझ दोगे तो फिर हमेशा याद रहेगा तुम्हें। चीज समझ में आई आपको ये?
हाँ, तो कोई भी चीज जनरलाइज थोड़ी हो पा रही है, तभी तो वर्क का चैप्टर टफ माना गया है। अगर हम एक जनरलाइज कर लेते फिर बात क्या हो जाती। तो सिस्टम भी तो आप अलग डिफाइन कर सकते हो, ये अलग डिफाइन कर सकते हैं भाई, वो उसका कोई रूल तो है नहीं कि यही सिस्टम होगा। वो सिंगल पार्टिकल के लिए, सिस्टम के लिए नहीं है वो। हाँ, सिस्टम में तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि सिस्टम की लिमिट क्या है, वो सिस्टम कितना बड़ा आपने माना वो तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये बात समझ में आई? यहाँ से एक बात बताओ, अगर हम चाहते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो तो कंडीशंस क्या होनी चाहिए? हम चाहते हैं कि ये वैल्यू 0 आ जाए। इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव होनी चाहिए। हाँ, तो अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन चाहते हो, यानी कि डेल्टा ऑफ मैकेनिकल एनर्जी 0 चाहते हो, तो इसका मतलब डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या होना चाहिए? 0। और साथ में क्या होना चाहिए? ऑल इंटरनल फोर्सेस शुड बी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की दो कंडीशंस होती है। एक कंडीशन तो ये है कि इंटरनल फोर्स कोई नॉन कंजर्वेटिव ना रहे, और दूसरी कंडीशन क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन 0। ये दो कंडीशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए जो दो कंडीशन रिक्वायर्ड है, उसमें से एक कंडीशन है वर्क एक्सटर्नल 0, और ये आराम से किया जा सकता है। आप इतना बड़ा सिस्टम बना लो कि एक्सटर्नल फोर्स कुछ बचे ही ना, तो हो गया अपना डब्ल्यू एक्सटर्नल तो हमारे ऊपर है। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल को 0 करना बड़ी बात नहीं है। और दूसरा लेकिन क्या कह रहे हैं? इंटरनल फोर्सेस शुड नॉट बी नॉन कंजर्वेटिव। तो ठीक है, ये दो बात हो गई। अब इंटरनल फोर्स अगर नॉन कंजर्वेटिव हो तो क्या करोगे? मानिए इफ इंटरनल फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव, अभी तो मतलब कंजर्वेटिव माना था आपने, अगर वो नॉन कंजर्वेटिव होते, समझ पा रहे हैं? मतलब दोनों हो सकते हैं ना, इंटरनल फोर्स तो दोनों टाइप के हो सकते हैं। तो देखिए एक बात ध्यान से देखो, ये इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं? वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। हम एक काम करते हैं, वो माइनस डब्ल्यू इंटरनल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, डब्ल्यू इंटरनल ऑफ कंजर्वेटिव एंड प्लस डब्ल्यू इंटरनल ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं अगर दोनों होते मान लीजिए। तो ये बन जाता है डेल्टा के ई सिस्टम माइनस टाइम्स डब्ल्यू इंटरनल कंजर्वेटिव, माइनस टाइम्स डब्ल्यू इंटरनल कंजर्वेटिव विल बिकम पॉजिटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बाय डेफिनेशन। और एक टर्म और आता है आपके पास, माइनस टाइम्स वर्क इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव। ये पूरी चीज क्या बन जाती है हमारे लिए? मैकेनिकल। यानी कि अब हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन ये आएगी, वर्क डन एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी एंड माइनस वर्क इंटरनल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव। और वर्क इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव, अगर नॉन कंजर्वेटिव मान लीजिए फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन का वर्क कौन से एनर्जी में कन्वर्ट होता है? जो जब भी दो बॉडीज में फ्रिक्शन होती है वहां पर हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ जाती है। रबिंग होगी, अगर एक रफ सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक को बार बार आप घसीटो तो टेम्परेचर बढ़ेगा। इस हैंड को अगर हम बार बार इस पे ऐसे रब करते रहे फ्रिक्शन की वजह से, तो थोड़ी देर बाद कुछ तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा यहाँ। तो फ्रिक्शन का वर्क कन्वर्ट हो जाता है थर्मल एनर्जी में, मतलब यहाँ पर थर्मल एनर्जी का टर्म आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप?
तो मैकेनिकल एनर्जी के साथ अगर थर्मल एनर्जी भी ऐड कर दे रहे हो आप, तो एनर्जी के और भी फॉर्म ऐड हो गए। तो अब ये सब टोटल वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी? टोटल एनर्जी। एंड दैट इज व्हाई वर्क एक्सटर्नल इज डिफाइंड एज चेंज इन टोटल एनर्जी। इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क हीट के फॉर्म में आ सकता है, इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव का वर्क मे भी साउंड के फॉर्म में आ जाए। एंड दैट इज व्हाई डब्ल्यू एक्सटर्नल इज, मतलब ये नॉन मैकेनिकल वर्क होता है। एक्चुअली ये मैकेनिकल एनर्जी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, नॉन मैकेनिकल एनर्जी होती है ये। एंड नॉर्मली इसको इंटरनल एनर्जी के नाम से पढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर मेरा देखो जरा। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, क्या पूछा उसने? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स खाली, और ऑप्शंस कई सारे हैं। टोटल समझ में आ रहा है? टोटल मतलब उसमें और कौन सी एनर्जी एडेड है? मैकेनिकल तो है ही है, साथ में और कौन सा है? एनी एनर्जी which may be in the form of heat, may be in the form of light, sound, nucleus, chemistry, केमिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो सकती है वहां पर। किसमें? फिफ्थ वाले में ऐसा कहाँ लिखा है? नहीं, तो ये थोड़ी माना है कि इंटरनल सारी नॉन कंजर्वेटिव, वो तो पूरी पॉसिबिलिटी माना है कि इंटरनल कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं और नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं, जनरलाइज माना है। ये तीनों क्वेश्चन एक बार फिर से अपने आप पढ़ना, और डेरिवेशंस भी अपने आप करना है इसके तीनों की, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सेवेंथ भी देखोगे ना अगर आप, सेवेंथ तो वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इसके जल्दी जल्दी आंसर करना, बहुत क्विक आंसर, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर्स हैं, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर्स में थर्ड क्वेश्चन, कैन द वर्क बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट बी पॉजिटिव? बोलो। थर्ड क्वेश्चन, कैन द वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन बी पॉजिटिव? सर नेगेटिव होता है। नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क, भैया याद करिए, अपना लेक्चर देखो पूरा, हमने इसको करवाया हुआ है काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क। अरे हो सकता है यार, फिर वही बात करो, आप पलटो पन्ने जरा, 2 ब्लॉक वाले केसेस करवाए हमने। काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन 2 ब्लॉक्स का केस देखो जरा, काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द 2 ब्लॉक्स, उसमें एक ब्लॉक के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन का पॉजिटिव वर्क है, एक ब्लॉक के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन का नेगेटिव वर्क है, लेकिन टोटल नेगेटिव आएगा। हाँ, तो फिर वही बात कर रहे हो आप, थ्योरी पढ़ाने के बाद फिर गलत हो रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क जिस टॉपिक में पढ़ाया है, वर्क बाय काइनेटिक फ्रिक्शन अलग से टॉपिक लिखा हुआ है, और वहां 2 ब्लॉक वाला केस भी लिया हुआ है, उसमें ये साफ साफ लिखवाया है कि एक ब्लॉक पर पॉजिटिव वर्क आता है, एक ब्लॉक पर नेगेटिव आता है, लेकिन जब दोनों को ऐड करते हैं तो नेगेटिव आता है। तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? उसने ये तो कहा नहीं है कि कैन द काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क ऑन अ सिस्टम, वो तो खाली इतना कह रहा है वर्क बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। अब वो सिस्टम के ऊपर है कि एक सिंगल पार्टिकल के ऊपर है, तो कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और जीरो भी आ सकता है। काइनेटिक फ्रिक्शन में जीरो नहीं आ सकता। हाँ, यही सब फंसते हैं हम लोग। फोर्थ, कैन स्टैटिक फ्रिक्शन डू नॉन जीरो वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट? ये भी इसी टॉपिक से पहले देखो आप, वर्क बाय स्टैटिक फ्रिक्शन वाला टॉपिक देख लो उठा करके, आपको वहीं पे मिल जाएगा। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क नॉन जीरो कर सकता है? तुम लोग यार अजीब बात, सर किसी ऑब्जेक्ट पे सर टोटल नहीं कर सकता है, इंडिविजुअल तो कर सकता है भाई। तो कहाँ टोटल पूछ रहे हैं इसमें? अपने मन से आप टोटल दिमाग में बिठाए हो, कहाँ लिखा है उस बुक में कि हम टोटल पूछ रहे हैं? तो कैन स्टैटिक फ्रिक्शन डू नॉन जीरो वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट? यस।
कैन नॉर्मल फोर्स डू अ नॉन जीरो वर्क? मैं तुमको एक एक फोर्स को बाइफरकेट करके पढ़ा चुके हैं, सारी फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ये भी हो सकता है। 7 अच्छा 6 कैन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम बी इंक्रीज्ड विदाउट अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स? बिना एक्सटर्नल फोर्स के काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकते हैं? अरे हमारे अपने देखो तुम लोग अपने लॉ मत लगाओ, ये जो सब लिखा है इसके बारे में देखिए, बताइए बिना एक्सटर्नल फोर्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते? हाँ सर इंटरनल फोर्सेस बढ़ा दे। अभी हाँ, अभी यहाँ कहीं कुछ लिखा हुआ था, देखो अभी इसके पहले एक थ्योरम थी और वो ये थे कि वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क इंटरनल वाज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या जरूरी है कि ये फैक्टर रहे? ये जीरो है और ये नॉन जीरो है तो क्या नहीं हो सकता? इंटरनल फोर्स से भी तो बढ़ा सकते हो काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्लोजन, उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। हम फिर कह रहे हैं यार अपनी वजह से मत दिमाग लगाओ वरना फंस जाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस में, और यही सब एमसीक्यूज में आते हैं। तो इंटरनल फोर्सेस भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकती है। 7 क्या वर्क एनर्जी थ्योरम नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है? लिफ्ट के अंदर क्या हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम इज डिराइव्ड बाय द न्यूटन लॉ, डेरिवेशन इसकी न्यूटन लॉ से आती है। अब न्यूटन लॉ वैलिड है वहां पर? तो ये भी वैलिड नहीं है, आंसर इज नो। बट इसमें यह है कि अगर हम यूज करेंगे तो हमें स्यूडो फोर्स का भी वर्क काउंट करना पड़ेगा फिर। मतलब वैसे वर्क एनर्जी थ्योरम एप्लीकेबल तो नहीं है, बट अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करेंगे तो स्यूडो फोर्स की वर्क भी हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। बाकी अपने आप कहिएगा। 9th कह रहा है कि वन पर्सन सेज दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर बुक kept in an almirah is 20 and other says it is 30, is one of them necessarily wrong? एक कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी 20 है, एक कह रहा है 30 है। हो हो सकता है सकता है सर, उनके डेटम अलग अलग, डेटा वाली डेटम अलग हो सकता है ना। एमजीएच में डेटम भी तो है, हमने अलग लेवल पर जीरो माना, आपने अलग लेवल पर जीरो मान दिया, तो गलत नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं, मतलब अगर हम सही से पढ़ें। हम लोग गलत तरीके से चलते हैं ना, हम पहले ये लगाने चाहिए, फिर ऑब्जेक्टिव 1 लगाओ, फिर ऑब्जेक्टिव 2 लगाओ, और तब जाकर के एक्सरसाइज पे जाओ। हम लोग ये सब करते नहीं, और फिर देखिए ऑब्जेक्टिव 2 का सेकंड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 2 सेकंड बुक अपने पास डेली लाओ। देखो अपने आप लगाओगे नहीं, इससे अच्छा क्लास में रहोगे तुरंत हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चन। टोटल वर्क डन ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू, टोटल वर्क डन ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब पहला कह रहा है कि ये ऑलवेज ट्रू है। टोटल वर्क डन ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन ए कह रहा है कि ऑलवेज। ऑप्शन बी कह रहा है ओनली इफ द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। सी कह रहा है ओनली इफ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन एक्ट्स, मतलब ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स ना लगे वहां। और डी कह रहा है ओनली इफ इलास्टिक फोर्स है लगी, मतलब स्प्रिंग लगी। ये सब इतने जो कहानी समझाई इसको देखो और समझो, आप बताओ। भाई इतनी सारी कहानी इसीलिए समझा रहे थे आपको। सर, ऑप्शन ए होगा सर। देख लो बुक आप लोग के पास है, वैसे बुक आपके पास है, अपना आंसर देखो। एमसीक्यू है, मतलब हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो। टोटल वर्क डन चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर कौन सी थ्योरम है ये? क्योंकि इसमें बात किसकी की गई है? ये टोटल वर्क डन की तो बात की गई है, लेकिन पार्टिकल की बात की गई है कि सिस्टम की बात की गई है? इस पर नजर ही नहीं पड़ी हमारी। सच बताना, नजर नहीं पड़ी होगी।
लिखा है टोटल वर्क डन ऑन अ पार्टिकल, तो पार्टिकल में इंटरनल होता ही नहीं कुछ। पार्टिकल में तो वर्क एनर्जी थ्योरम ही है कि टोटल वर्क डन इज चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर वो पार्टिकल हटा के सिस्टम कर दो, सेम क्वेश्चन बदल जाएगा। लेकिन ईमानदारी से बता रहा हूँ, नजर पड़ती नहीं है हमें, पार्टिकल सिस्टम पे नजर ही नहीं पड़ती है हमारी क्वेश्चन में। हम लोग क्या देखते हैं, खाली वर्क और ऑप्शन। हम एक तरीका ये हम लोग भी करते थे, वर्क पढ़ा और सीधे ऑप्शन पढ़ लिया, बस खत्म कहानी। डिफरेंस ले लो क्या आपको, इस पूरे चैप्टर में 2 पार्ट्स हैं, एक सिंगल पार्टिकल का पार्ट चल रहा है और एक सिस्टम का पार्ट चल रहा है। तो यहाँ पर पार्टिकल में बॉडी होता है, सिस्टम होता है, तभी इंटर नॉन पड़ता है, टोटल वर्क डन। हाँ, तो अगर सिस्टम होता तो टोटल वर्क डन, तो फिर इंटरनल फोर्सेस ही देखेंगे कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। कहाँ पे? हाँ, और वो इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव दोनों के लेके जाएंगे, तब प्लस हो जाएगा वर्क और तो फिर आपको ये बोलना चाहिए ना कि एक्सटर्नल वर्क पूछ रहे हो कि इंटरनल वर्क पूछ रहे हो। तो यहाँ टोटल मतलब किस चीज का वर्क, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तो अगर इंटरनल में नॉन कंजर्वेटिव है तो थर्मल एनर्जी नहीं जाएगी। टोटल कहाँ लिखा, टोटल वर्क लिखा है, एनर्जी थोड़ी टोटल लिखी है, एनर्जी तो काइनेटिक लिखी है। वर्क टोटल लिखा है, एनर्जी में तो काइनेटिक बोला ना आपने, थर्मल कहाँ बोला है उसमें, साउंड कहाँ बोला है। फंस जाओगे। अंग्रेजी है बच्चा, अंग्रेजी। चलो बाकी अपने मेडिकल कल करेंगे, ये असाइनमेंट कल करके ले आइए, बाकी डिस्कशन कल कर लेंगे इसका।